नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ आप लोगों में से ही जो मेरी वीडियोस पर कमेंट किए गए, उनके आंसर देने की कोशिश करूँगा मैं। बड़े अच्छे-अच्छे कमेंट करते हो आप लोग, मुझे मजबूर कर देते हो कि और ज़्यादा माइंड अप्लाई करूँ मैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ऐसे ही कमेंट करते रहेंगे। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही कुछ कमेंट्स लेकर उनके आंसर देने की कोशिश करूंगा, क्योंकि कई बार तो कमेंट्स ऐसे होते हैं कि कमेंट्स पर ही आप आंसर लिखकर उनका रिप्लाई कर सकते हैं। लेकिन कभी-कभी ये होता है कि वो क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है कि उसको लिखकर समझाने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और हो सकता है कि जो मैं बताना चाह रहा हूँ, वो शब्दों में समझाया भी ना जा सके। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं छोटी-छोटी वीडियो बना के आप लोगों को ऐसे कमेंट्स जिनको वर्ड्स में नहीं समझाया जा सकते, उनका आंसर देने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए एक सज्जन हैं, उन्होंने एक क्वेश्चन किया है, एनी मैजिस्ट्रेट मीन्स जुडिशियल और एग्जीक्यूटिव और बोथ। यहाँ पर अगर ठीक नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाता हूँ। उन्होंने पूछा है कि जब जब बीएनएसएस में मैजिस्ट्रेट वर्ड लिखा हुआ होगा, एनी मैजिस्ट्रेट, तो इस मैजिस्ट्रेट का क्या मीनिंग होगा? क्या केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट समझा जाए यहाँ पर, या फिर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट समझा जाए, या फिर दोनों को समझा जाए? ये इनका क्वेश्चन है। तो देखिए दोस्तों, जब जब बीएनएसएस में, सीआरपीसी में आपको वर्ड लिखा हुआ मिले मैजिस्ट्रेट विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, जब इस मैजिस्ट्रेट वर्ड को क्वालिफाई नहीं कर रखा हो कि ये मैजिस्ट्रेट कौन सा होगा। कभी कभी आप पढ़ेंगे इस मैजिस्ट्रेट के सामने लिखा होगा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, कभी लिखा होगा मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास, कभी लिखा होगा सेकंड क्लास मैजिस्ट्रेट। इस तरीके से जगह जगह पर यूज हुआ है ये मैजिस्ट्रेट वर्ड। तो इसका मीनिंग सही ये है कि जब केवल और केवल अकेला मैजिस्ट्रेट मिले आपको विदाउट एनी क्वालिफिकेशन, तो इसका मीनिंग होगा केवल और केवल जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, न्यायिक दंडाधिकारी। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट नहीं होगा, कार्यपालक मैजिस्ट्रेट नहीं होगा इसका मीनिंग, और ना ही दोनों हो सकते हैं। और अगर आपको इसकी सपोर्ट चाहिए कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, वैसे तो मैंने वीडियो बना रखी है, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करा दूंगा। फिर भी आप सेक्शन 3 पढ़ लेना, बीएनएसएस की या सीआरपीसी, दोनों में ही सेक्शन नंबर 3 है, आप उसे पढ़ लीजिए। वहां पर यही बताया गया है कि जब जब मैजिस्ट्रेट वर्ड यूज होगा तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को मिल गया होगा। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर। ये दूसरा क्वेश्चन तो मेरी बिल्कुल लेटेस्ट वीडियो से रिलेटेड है। जो पिछली वीडियो मैंने बनाई थी, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस और डिजिटल एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य कब कहलाएंगे, तो उस वीडियो पर एक व्यूअर हैं जिन्होंने कमेंट किया है। क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। कंफ्यूजन आप लोगों को अभी हो सकते हैं क्योंकि नया लॉ आया है, बहुत ज्यादा आप लोगों ने इस पर पढ़ाई नहीं करी है। मेरी भी बहुत ज्यादा पढ़ाई इस पर नहीं हो पाई है क्योंकि कानून ही नया है, तो उसे तो टाइम लगेगा पढ़ने में। क्वेश्चन ये है कि यदि हम लोग सीसीटीवी लगाते हैं और उसका एक्सेस मोबाइल में है और मोबाइल से सीधे रिकॉर्डिंग करके गूगल ड्राइव में स्टोर कर दिया जाए, तो क्या यह प्राथमिक साक्ष्य, प्राइमरी एविडेंस होगा, या गौड़ माध्यमिक साक्ष्य, सेकेंडरी एविडेंस होगा? अदालत में इसे साक्ष्य के रूप में किस प्रकार स्वीकार करेंगी? तो क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर स्क्रीन पे ठीक नहीं दिखाई दे रहा है तो मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। इनका क्वेश्चन ये है कि एक घर में सीसीटीवी लगा हुआ है, किसी भी बिल्डिंग में सीसीटीवी लगा हुआ है, उस सीसीटीवी का एक्सेस मोबाइल फोन पर है, आप उसको लेके कहीं भी घूमते रहते हैं। अब यहां जो इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वो ये कहा है कि मोबाइल से रिकॉर्ड करके गूगल ड्राइव में स्टोर कर दिया जाता है। तो अब इन्होंने कहा है कि जो गूगल ड्राइव में स्टोर हुआ डाटा, ये वीडियो रिकॉर्डिंग, ये प्राथमिक साक्ष्य होगा, प्राइमरी एविडेंस होगा,
या सेकेंडरी एविडेंस होगा, और इसको कोर्ट में किस तरीके से पेश किया जाए जिससे कि कोर्ट इसे स्वीकार कर ले। देखिए, जब जब वीडियो रिकॉर्डिंग की बात आएगी तो आपके माइंड में दो एक्सप्लेनेशंस तुरंत आने चाहिए। एक्सप्लेनेशन नंबर 4 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 6 ऑफ सेक्शन 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। जो ये एक्सप्लेनेशंस पुराने कानून इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में नहीं थे। तो दो एक्सप्लेनेशंस, एक्सप्लेनेशन नंबर 4 एंड एक्सप्लेनेशन नंबर 6, दोनों ये आपके माइंड में आने चाहिए। देखिए, 6 तो सीधे सीधे वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करता है, लेकिन एक्सप्लेनेशन 4 बात करता है इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड की बात करता है। जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में वीडियो रिकॉर्ड होती है वो भी इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड होता ही होता है। इस तरीके से आप समझें कि एक ये बड़ा सर्कल है, ये इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, और वीडियो इसके अंदर एक छोटा सर्कल है जो इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल रिकॉर्ड तो है बट स्पेसिफिक टाइप का रिकॉर्ड है। जो सारी की सारी वीडियोज को हम ये नहीं कह सकते कि केवल यही है जो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड हैं। अगर मैं इसको एक सेंटेंस में बोलने की कोशिश करूं तो सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या डिजिटल रिकॉर्ड वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं होते, लेकिन हाँ, सारी वीडियो रिकॉर्डिंग जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है वो इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रिकॉर्ड की कैटेगरी में आ जाएंगी। देखिए, यहां पर इनके क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगा, क्योंकि क्वेश्चन ही कभी कभी कंफ्यूजिंग हो जाएगा तो आंसर भी कंफ्यूजिंग आएगा। इनका कहना है कि जो वीडियो मोबाइल फोन पर दिख रही थी उनको इन्होंने रिकॉर्ड किया और रिकॉर्ड करने के बाद गूगल ड्राइव में स्टोर कर दिया जाए। तो इसको पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि जब ये गूगल ड्राइव पर स्टोर किया गया तो यहां कहीं ना कहीं ह्यूमन इंटरवेंशन आ गई है, इन्होंने खुद अपनी तरफ से गूगल ड्राइव पर स्टोर किया है। जबकि एक्सप्लेनेशन नंबर 4 आप देख लीजिए या फिर एक्सप्लेनेशन नंबर आप 6 में देख लीजिए, दोनों जगह बात हो रही है कि वही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा फाइल्स में स्टोर हो रहा हो। साइमल्टेनियसली एक से ज्यादा फाइल्स में स्टोर हो रहा है तो एक्सप्लेनेशन नंबर 4। और अगर साइमल्टेनियसली जिस समय ये स्टोर हो रहा है एक जगह पर एक डिवाइस में, उसी समय किसी दूसरे डिवाइस पर भी ट्रांसमिट हो रहा है, इट मींस ऑटोमेटिक हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, इट मींस कि ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए। अगर ये सीसीटीवी रिकॉर्डिंग जो मोबाइल पे थी, अगर इसको मोबाइल पर रिकॉर्ड करके गूगल ड्राइव पर आपने डाला है खुद, तो फिर ये सेकेंडरी एविडेंस है। और अगर ऑटोमेटिक आपने गूगल ड्राइव पर सिंक्रोनाइज किया हुआ है अपने मोबाइल फोन के डाटा को, जो मोबाइल फोन आपके मोबाइल फोन में वीडियो रिकॉर्ड हो रही है उसी समय गूगल ड्राइव पर साइमल्टेनियसली सिंक्रोनाइज हो रही है, या फिर जैसे ही यहां पर बंद हुई उसके जस्ट बाद तुरंत बाद ऑटोमेटिक गूगल ड्राइव पर जा रही है। इट मींस यहां पर ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ह्यूमन इंटरवेंशन से ऐसा माना जाता है कि कहीं ना कहीं वो जो ओरिजिनल डाटा है उसमें एरर आ सकता है, और वो हो सकता है कि जो ओरिजिनल डाटा है उसकी ट्रू कॉपी उधर ना बने अगर ह्यूमन इंटरवेंशन बीच में आ गई है तो। इसलिए अगर सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, एक ही फाइल, एक ही इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एक से ज्यादा फाइल्स में साइमल्टेनियसली या सीक्वेंसली एक के बाद एक स्टोर अगर हो रहा है, तो जहां जहां साइमल्टेनियसली स्टोर हुआ, एक साथ स्टोर होता चला गया या एक के बाद एक स्टोर हुआ, उन हर जगह पे जो फाइल्स होंगी वो सब प्राइमरी एविडेंस कहलाएगी। लेकिन अगर आपने कहीं स्टोर किया है तो फिर वो प्राइमरी एविडेंस नहीं कहलाएगी। जैसे एक्सप्लेनेशन नंबर 6 में देखिए, यहां पर कहा गया कि साइमल्टेनियसली दो काम हो रहे हो,
कि एक तो एक डिवाइस पे स्टोर हो रही है और साथ में यहां से ट्रांसफर भी हो रही हो किसी दूसरे डिवाइस की, वहां जाकर स्टोर हो रही है। तो यहां पर भी स्टोर हुई, आगे जाके भी स्टोर हुई, साइमल्टेनियसली हुई, वहां सीक्वेंसली नहीं है, वहां तो केवल और केवल एक ही वर्ड यूज हुआ, साइमल्टेनियसली। तो फिर दोनों जगह की जो फाइल्स हैं वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएंगी। लेकिन आपके इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि अगर आपने अपनी मर्जी से गूगल ड्राइव पर भेजा है, साइमल्टेनियसली ऑटोमेटिक नहीं हो रहा था, तो फिर ये सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। और जब आप इस सेकेंडरी एविडेंस को कोर्ट में पेश करेंगे तो फिर 65B, आज की डेट में सेक्शन 63 BSA का सर्टिफिकेट चाहिए। और एक और कंफ्यूजन आप दूर कर लीजिए कि ये कह देना कि प्राइमरी एविडेंस है ये, तो जहां जहां ये प्राइमरी एविडेंस अवेलेबल है, उसी इंस्ट्रूमेंट को उठाकर, उसी मेमोरी कार्ड को, उसी हार्ड ड्राइव को उठाकर अगर कोर्ट में पेश करेंगे, तभी सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं होगी 63 वाले की। अगर अदरवाइज आप वहां से कॉपी करके, पेन ड्राइव में कॉपी करके डाटा लाएंगे और कोर्ट के सामने पेश करेंगे, तो अभी भी 63 के सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, क्योंकि वो जो आपने पेन ड्राइव में कॉपी किया है वो प्राइमरी एविडेंस नहीं है, और सर्टिफिकेट से निजात तो केवल और केवल प्राइमरी एविडेंस को ही मिलती है। तो इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको समझ आ गया होगा। कोर्ट में लाने का तरीका भी आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से आएगा। अब देखते हैं, नेक्स्ट कमेंट की तरफ चलते हैं। और नेक्स्ट कमेंट में पूछा है, सर आई हैव वॉच्ड डॉक्यूमेंट वीडियो 2 or 3 times, but little confusion in BSA and BNS document definition. Sir, please make one short video on it. इनका ये क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन BNS में भी दी गई है और डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन BSA में भी दी गई है। तो इनका ये कहना है कि दोनों डेफिनेशंस में जो डिफरेंस मैंने वीडियो में बताया, डॉक्यूमेंट वाली वीडियो में, अगर आपको देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मैं दे दूंगा, जरूर देखना, बहुत अच्छी वीडियो है। और क्योंकि भारतीय साक्ष्य अधिनियम काफी हद तक डॉक्यूमेंट के आसपास घूमता है, तो आपको डॉक्यूमेंट तो समझ आना ही चाहिए। बहुत अच्छा किया है इन्होंने कि अगर कहीं कंफ्यूजन था तो इन्होंने कमेंट करके बताया। मैं कोशिश करूंगा कि इनका तो कंफ्यूजन दूर होगा ही होगा, बाकी सब लोगों का भी दूर हो जाएगा। और ये सचमुच में कंफ्यूजन होता है, इन्होंने हिम्मत दिखाई है कमेंट करके ये पूछने की, अदरवाइज बाकी लोग कंफ्यूजन को लेके रह जाते हैं, वो इसको दूर करने के लिए कमेंट नहीं करते हैं। तो आप कमेंट करने में कंजूसी मत किया करिए, कमेंट से आपका भी फायदा होगा, मेरा भी होगा और लोगों का भी फायदा होगा। तो इसमें ये क्वेश्चन है दोस्तों कि डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन अगर आप देखोगे BNS में, तो वहां दी गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज 8 में डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन। जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम देखेंगे तो वहां डेफिनेशन दी गई सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज D फॉर डॉक्यूमेंट, E फॉर एविडेंस और F फॉर फैक्ट्स। ये 3 डेफिनेशन तो आपको ऐसे ही रटी हुई होनी चाहिए। तो इन डेफिनेशन में मामूली सा डिफरेंस है दोस्तों, थोड़ा सा डिफरेंस तो मैं एक बार डायग्राम से आपको समझाना चाहूंगा। देखिए, एक बड़ा सर्कल है और इसके अंदर एक छोटा सर्कल। जो ये बड़ा सर्कल है ये भी डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन है, और ये जो छोटा सर्कल है ये भी डॉक्यूमेंट की ही डेफिनेशन है। बट जो बड़ा सर्कल है ये बात करता है जो BSA में डेफिनेशन दी गई, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज D BSA की, और ये जो छोटा सर्कल है ये बात करता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और उसकी क्लॉज 8 BNS। इसका मतलब ये है कि जो डॉक्यूमेंट BNS में डेफिनेशन दी गई है वो सारी की सारी डेफिनेशन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई डेफिनेशन के अंदर कवर होती है। लेकिन जो इंडियन एविडेंस एक्ट, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर लिखी गई डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट की, दस्तावेज की, वो सारी की सारी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में लिखी गई एविडेंस में कवर नहीं होती। इसका मतलब जो
एविडेंस एक्ट में डेफिनेशन लिखी गई डॉक्यूमेंट की वो वाइड है और जो बीएनएस में डेफिनेशन लिखी गई वो नैरो है। कैसे है? दोनों ही जगह जब ये डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है तो वहां पर इंटेंशन डिफरेंट डिफरेंट। जहां पर बीएनएस की बात करें तो जब ये डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड किया जा रहा था तो ये किसी एविडेंस में जो यहां पर मैटर लिखा जा रहा है इस डॉक्यूमेंट में, इस मैटर की एविडेंस के लिए, इस मैटर की इस विषय के साक्ष्य के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस इंटेंशन से तैयार किया जा रहा था डॉक्यूमेंट, तो भारतीय न्याय संहिता का डॉक्यूमेंट होगा। एक बार रिपीट कर दूं कि जिस समय ये मैटर लिखा जा रहा है, डॉक्यूमेंट तैयार किया जा रहा है, इस मैटर को लिखने के पीछे की इंटेंशन ये है कि इस मैटर के लिए जब एविडेंस देनी होगी कोर्ट में तो ये डॉक्यूमेंट पेश किया जाएगा। तो साक्ष्य देने की इंटेंशन से ये डॉक्यूमेंट, ये मैटर रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है, तब तो बीएनएस का डॉक्यूमेंट है। और दूसरा कि मान लो कि जिस समय ये मैटर तैयार किया जा रहा था, डॉक्यूमेंट बनाया जा रहा था, उस समय तो इंटेंशन नहीं थी कि इसको साक्ष्य के रूप में कोर्ट में दिया जाएगा। लेकिन इस मैटर का और इस डॉक्यूमेंट का ऐसा नेचर है, ऐसी प्रकृति है इसकी कि इसे एविडेंस में यूज किया जा सकता है, साक्ष्य के रूप में कोर्ट में इसे पेश किया जा सकता है, तो भी भारतीय न्याय संहिता का डॉक्यूमेंट कहलाएगा। तो इंपॉर्टेंट वर्ड है यहां पर एविडेंस। किस पर्पज के लिए इसको रिकॉर्ड किया जा रहा है? एविडेंस के लिए। इस मैटर की एविडेंस देनी है, साक्ष्य देना है। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम में ऐसा नहीं है। एविडेंस तो बहुत दूर की बात है। वहां पर जो पहली इंटेंशन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाले डॉक्यूमेंट की वो ये है कि जो कुछ यहां पर लिखा जा रहा है डॉक्यूमेंट में, जो भी मैटर तैयार किया जा रहा है, सपोज मुझे एक बोर्ड तैयार करना है जिसको लगाना है मुझे आईटीओ की रेड लाइट पर और उस पर लिखना है लीगल लैंप, बड़े बड़े अक्षरों में लिखना है लीगल लैंप, मुझे अपने चैनल का नाम लिखना है। इस लीगल लैंप को ही रिकॉर्ड करने के लिए ये लेटर्स मैंने लिखे कि इस पर जो दिखे वो लीगल लैंप दिखे। इस तरीके से लिखा है मैंने इस मैटर को। तो यहां जो मेरी इंटेंशन है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में मैटर को लिखने के पीछे उस डॉक्यूमेंट में, वो ये है कि यही मैटर लिखना चाहता हूं मैं। जो भी मीडियम मैं अपना रहा हूं, लेटर्स, फिगर्स, मार्क्स या इन तीनों में से कोई भी एक से ज्यादा, उन सबको लेकर के मैं क्या बनाने की इंटेंशन है? यही मैटर रिकॉर्ड करने की इंटेंशन है। इंटेंशनली मैं ये मैटर रिकॉर्ड करना चाहता हूं। इसका मतलब इस मैटर का कोई मीनिंग होना चाहिए। जैसे कुछ लोग जाते हैं पार्क में घूमने, वहां पर एक पत्थर पड़ा है, उसके ऊपर इस तरीके से आई लव यू लिख देते हैं। अब उन्होंने इन लेटर्स का यूज क्यों किया? क्योंकि वो आई लव यू ही लिखना चाहते थे। उनकी इंटेंशन ऐसी है कि वो लिखना ही इसी मैटर को चाहते हैं, इसी विषय को लिखना चाहते हैं। तो यहां की इंटेंशन और बीएनएस की इंटेंशन में डिफरेंस देख रहे हैं आप? वहां तो इंटेंशन ये है कि कोर्ट में साक्ष्य के रूप में देंगे इसको हम, या दिया जा सकता है साक्ष्य के रूप में। लेकिन भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाले डॉक्यूमेंट में ऐसा नहीं है। वहां तो यही पहली स्टेज पे रुक जाता है कि जिस समय रिकॉर्ड किया जा रहा है इस मैटर को, तो जो कुछ लिखा गया है ये इंटेंशनली लिखा गया है, यही मैटर मुझे लिखना था और इन्हीं लेटर्स का यूज किया जाना था, इन्हीं नंबर्स का यूज किया जाना था, इन्हीं फिगर्स का यूज किया जाना था, इन्हीं मार्क्स का यूज किया जाना था। कभी कभी साथ में इस तरीके से दिल का निशान बना के, इस तरीके से दिल का निशान बनाकर और उसमें तीर का निशान बना देते हैं। ये मार्क्स का यूज करके यही बनाने की इंटेंशन थी, यही दिल बनाने की इंटेंशन थी। लेकिन यहां कहीं भी इंटेंशन नहीं है कि इसको कोर्ट में ले जाके पेश किया जाएगा, या फिर ये मैटर ऐसा है कि जो बातें यहां पे लिखी हैं, जो मार्क्स यहां पे बनाए गए हैं, इनसे ये मैटर रिकॉर्ड हो सकता है। लेकिन कहीं भी ये इंटेंशन नहीं है कि मैं ये लेटर्स से जो ये मैटर लिखा जा सकता है यहां पर, इनको
मैं कोर्ट में पेश करूंगा, ऐसी इंटेंशन कभी नहीं। तो इसका मतलब जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम वाला डॉक्यूमेंट है वो पहले ही तैयार हो जाता है पहली स्टेज पे, लेकिन जो बीएनएस वाला डॉक्यूमेंट है वो पहली स्टेज पर तैयार होने के बाद जब दूसरी स्टेज भी कवर कर लेगा इंटेंशन वाली कि एविडेंस में पेश किया जाएगा, देन वो बीएनएस वाला डॉक्यूमेंट तैयार होगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि डिफरेंस अभी समझ आ गया होगा, और अगर डिफरेंस समझ आ गया है तो वीडियो पे कमेंट करके बताएं प्लीज कि हाँ समझ आ गया। नहीं आया तो फिर मैं कोई और एग्जांपल भी लेके आऊंगा और फिर आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए वैसे तो आपको दिखाई दे रहा होगा बट हो सकता है ब्लर दिखाई दे रहा हो, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। उन्होंने कहा कि यदि किसी एफआईआर में धारा 81 बीएनएस के साथ साथ धारा 351, 352 बीएनएस लगी हो, उसे इस स्थिति में विवेचना की क्या प्रक्रिया होगी? धारा 81 बीएनएसएस में सजा 10 वर्ष तक की है। इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की क्या स्थिति होगी? अभियुक्त की गिरफ्तारी व विवेचना के संबंध में मार्गदर्शन दें। इनका क्वेश्चन ये है, जो इंग्लिश वाले स्टूडेंट होंगे उनको हो सकता है प्रॉब्लम आई हो। इनका क्वेश्चन ये है कि एक मैटर, एक केस है जिसमें सेक्शन 81 बीएनएस, इसके साथ साथ सेक्शन 351 एंड सेक्शन 352 बीएनएस उस केस में इन्वोक्ड है। यानी एक केस है, उस केस में 3 सेक्शंस लगी हुई है। तो मैं थोड़ा थोड़ा ब्रीफ आपको ये बता देता हूं कि सेक्शन 81 क्या कहती है, सेक्शन 351 एंड 352 बीएनएस कहती क्या है। तो 81 में तो देखिए ये कहा गया कि अगर कोई आदमी है, मैन, पुरुष, उसने किसी स्त्री को ऐसा विश्वास दिलाया और धोखे से दिलाया कि उस व्यक्ति ने इस स्त्री से लीगली शादी कर ली है, कानूनी रूप से उसने शादी कर ली है, अब वो कानूनी रूप से ये स्त्री इस पुरुष की पत्नी है, ऐसा उस पुरुष ने विश्वास दिलाया। और ऐसा विश्वास दिलाने के बाद वो व्यक्ति अब इस स्त्री के साथ में सेक्सुअल इंटरकोर्स करता है या फिर कोहबिट करता है। कोहबिट को हिंदी में बोलते हैं कि सहवास करता है, और सेक्सुअल इंटरकोर्स को बोलते हैं कि मैथुन करता है। तो जब अगर ऐसा करता है, धोखे से करता है, और धोखा किस बात का दिया है कि वो लीगली लॉफुली मैरिड है इसी लेडी के साथ में, और विश्वास होता है उसी लेडी को कि हाँ मैं तो इस व्यक्ति के साथ शादी हो चुकी है मेरी, फिर वो व्यक्ति ऐसा करता है इस स्त्री के साथ में, तो ऑफेंस बनता है 81 और 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। सेक्शन 351 ये बात करती है क्रिमिनल इंटिमिडेशन की, धमकाना किसी को, और ये सेक्शन 352 बात करती है कि किसी व्यक्ति की इंसल्ट करना, और इस इंटेंशन से इंसल्ट करना कि ये व्यक्ति प्रोवोक हो जाए और जो शांति है, लोक शांति है, उसको भंग कर दे, ब्रीच ऑफ पीस कर दे। तो ये इस तरीके के 3 ऑफेंसेज एक केस में इन्वोक किए गए हैं। तो अब इनका क्वेश्चन ये है कि इसका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, विवेचना कैसे होगी, और इसमें जो अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी। तो पहली बात, सबसे पहले आपका काम होना चाहिए इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए कि इन ऑफेंसेस का आपको नेचर देखना है कि इनका नेचर कैसा है। नेचर मींस कि ये कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है, या नॉन कॉग्निजेबल है, असंज्ञेय है। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इनका इन्वेस्टिगेशन कैसे होगा, और फिर इसमें जो अक्यूज है, अभियुक्त है, उसकी गिरफ्तारी कैसे होगी। तो इन तीनों ऑफेंसेस को देख लीजिए आप, सीआरपीसी या बीएनएसएस की फर्स्ट शेड्यूल में जाके देख लीजिए, वहां पर ये तीनों के तीनों ऑफेंसेस नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, असंज्ञेय अपराध हैं ये। और जब असंज्ञेय अपराध है तो पुलिस ऑफिसर इसमें एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। 173 बीएनएसएस वाली कार्यवाही ना करके 174 बीएनएसएस वाली कार्यवाही करेंगे और इसमें नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट तैयार करेंगे। और आप सब लोग जानते हैं
कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस में, नॉन कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेशन विवेचना नहीं कर सकता। अगर इन तीनों ऑफेंसेस में से कोई भी ऑफेंस, अगर एक भी ऑफेंस कॉग्निजेबल होता तो ये केस कॉग्निजेबल केस हो जाता और इसका रजिस्ट्रेशन फिर 173 बीएनएसएस के अकॉर्डिंग होता। और अगर कॉग्निजेबल केस हो जाता ये, तो फिर पुलिस ऑफिसर के पास पावर थी कि वो विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट विवेचना इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। अब बात आती है कि एक्यूज की गिरफ्तारी के लिए क्या प्रोसीजर होता है कॉग्निजेबल और नॉन कॉग्निजेबल केस में। तो कॉग्निजेबल केस में तो सेक्शन 35 बीएनएसएस या 41 सीआरपीसी कहती है कि कॉग्निजेबल केस में पुलिस ऑफिसर विदाउट ऑर्डर ऑफ मैजिस्ट्रेट, विदाउट वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है, सब्जेक्ट टू कि उसकी रिक्वायरमेंट गिरफ्तारी के लिए होनी चाहिए। लेकिन अगर रिक्वायरमेंट है तो फिर किसी मजिस्ट्रेट के ऑर्डर की आवश्यकता पुलिस ऑफिसर को नहीं होती है। लेकिन जब केस 174 बीएनएसएस का होगा तो वहां पर क्लियर कट लिखा गया है कि भैया ऐसे नॉन कॉग्निजेबल असंज्ञेय केसेस में पुलिस ऑफिसर बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकता है। इवन देन कि मान लो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है सारे के सारे, तो नॉन कॉग्निजेबल केस हो गया। इस केस में इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर भी आ गया मैजिस्ट्रेट साहब से, तो क्या अब वो बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है ऐसे अभियुक्त को जो इन ऑफेंसेस में संलिप्त है? नहीं कर सकता, अभी भी नहीं कर सकता। तो ऐसे मामलों में सेक्शन 174 की सबसेक्शन 3 देखिए आप, वहां पर यह लिखा गया कि जब मैजिस्ट्रेट से ऑर्डर मिल गया है इन्वेस्टिगेशन का, तो अब पुलिस ऑफिसर के पास सारी पावर वही होंगी इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो कॉग्निजेबल केस में होंगी, एक्सेप्ट एक पावर कि बिना वारंट के जो गिरफ्तारी की पावर होती है कॉग्निजेबल केस में, वो अभी भी नहीं होगी। इट मींस कि नॉन कॉग्निजेबल केस है, मैजिस्ट्रेट ने ऑर्डर कर दिया इन्वेस्टिगेशन के, तो पुलिस ऑफिसर सारी पावर यूज करेगा जो एक कॉग्निजेबल केस में करता है। लेकिन अभी अगर इस केस में अरेस्ट करना है तो उसको मैजिस्ट्रेट से वारंट लेकर आना पड़ेगा, मैजिस्ट्रेट से आदेश लेकर आना पड़ेगा, तभी उस अभियुक्त की गिरफ्तारी हो सकती है। अब मैं बात करता हूं कि मान लो बिना गिरफ्तारी के ही इसमें चार्जशीट तैयार करके कोर्ट के सामने रख दी जाती है। अब कोर्ट को कॉग्निजेंस लेना है, तो देखिए ये वाली सेक्शन तो ऐसी है 81, यहां पे कहा गया कि कॉग्निजेंस केवल और केवल एग्रीव्ड पर्सन, व्यथित पर्सन की कंप्लेंट पर होगा। पीड़ित व्यक्ति ना लिखें आप, पीड़ित तो विक्टिम की हिंदी है, एग्रीव्ड की व्यथित रखी गई है हिंदी, तो व्यथित व्यक्ति की ही कंप्लेंट पर कॉग्निजेंस होगा। तो ऐसे मामले में पुलिस ऑफिसर अब उस कंप्लेनेंट से कहेगा कि आप अपनी इंडिविजुअल कंप्लेंट कोर्ट के सामने फाइल कर दें, जिससे कि तुम्हारे 81 बीएनएस जो 493 आईपीसी हुआ करता था, इसका कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट साहब ले लें। लेकिन इन दोनों ऑफेंसेस के कॉग्निजेंस लेने के लिए किसी की कंप्लेंट की आवश्यकता नहीं होगी, वहां पर कंप्लेंट पुलिस रिपोर्ट पर लिया जा सकता है। अगर यहां पर ये कंप्लेंट नहीं फाइल की उस एग्रीव्ड पर्सन ने, तो मैजिस्ट्रेट साहब केवल दो ऑफेंसेस का कॉग्निजेंस लेंगे, 351 एंड 352, और आगे की प्रोसीडिंग्स शुरू कर देंगे। तो उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन का भी जवाब आपको मिल गया होगा। तो ये कुछ कमेंट्स थे जिनका रिप्लाई मैंने सोचा कि मैं वीडियो बनाकर दूं, और कमेंट्स के साथ में आपको जानकारी तो मिली होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, कमेंट करके आप जरूर बताइए। देखिए आप कमेंट्स में कंजूसी मत किया करिए, कमेंट्स से बहुत फायदे होते हैं, आपका भी होगा, आपको हमेशा के लिए वो कॉन्सेप्ट याद रह जाएगा जो आपने कमेंट में लिखकर बताया। मुझे तो खुशी होती है ही, तो मैं और ज्यादा वीडियो बना देता हूँ, बाकी आपकी वजह से दूसरे लोगों को भी जवाब मिल जाते हैं। तो देखिए कितने सारे फायदे एक कमेंट से हो जाते हैं। तो कमेंट्स में आप कंजूसी बिल्कुल मत करिए, कमेंट आप करते रहिए। और चैनल पर अगर आप नए थे, पहली बार देख रहे थे मेरी वीडियो, तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और हो सकता है कि वीडियो तो आप देखते होंगे, सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। अब
नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।